क्लास 10th रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में फेडरलिज्म। इस चैप्टर की झलक आपको चैप्टर 1 में ही मिल जाती है। पावर शेयरिंग में हमने देखा था कि जब पावर डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर की जाती है तो उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फेडरलिज्म के फीचर समझेंगे, कौन कौन सी फेडरलिज्म होते हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ये फेडरलिज्म के टाइप्स पढ़ेंगे। क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो हम ये समझेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है, और इंडिया फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करता है। मतलब ड्राइवर होना और ड्राइव करना दो अलग अलग चीजें हैं, वो दोनों समझेंगे। और लास्ट में जो टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो भी इस चैप्टर में आपको जानने को मिलता है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है फेडरलिज्म की डेफिनेशन के साथ में। जैसे आपने देखा कि पावर को बेल्जियम के केस में शेयर किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी थी, और श्रीलंका के केस में पावर शेयर नहीं की गई थी। सिन्हालाज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने पावर पूरे अपने हाथ में रखी थी। तो यहीं से कंटेक्स्ट निकल के आता है, जब पावर को आप 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर करते हो, वो फेडरलिज्म कहलाता है। उसी के अपोजिट श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू पावरफुल, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट रखा जाता है, पूरे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। अब बात आती है कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन तो समझ आ गई, फीचर्स क्या क्या है फेडरलिज्म के। तो यहां पे आपको 7 फीचर बताए गए, सातों इंटरलिंक्ड है, और यही क्वेश्चन भी बनता है। देखो, सबसे पहले तो 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। अब आपने लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दिया है, अब ये भी तय करना होगा ना कि किस लेवल के पास कितनी पावर होगी। बात तो सही है। तो डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट दे हैव डिफरेंट एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन। मतलब दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो रहेंगे कि कौन किस चीज पे काम करेगा, लॉ बनाएगा, वो अलग अलग किया जाता है। तीसरा फीचर ये कहता है कि ये जो आपने पावर्स दे दी है ना, ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए। मतलब जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होता है कि कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट किन चीजों पे लॉ बनाएगा। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट तो बड़ा भाई है, और बड़ा भाई तो छोटे भाई को फटकार लगा देता है। तो इस केस में ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ चेंज कर दे या फिर पावर अपने हाथ में ज्यादा ले ले। तो जो फंडामेंटल प्रोविजंस तय किए गए, जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, दे कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। उनको एक तरफा नहीं बदला जा सकता है। अगर कुछ बदलाव लाना है, संशोधन करना है, तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रहेगा। इन केस अगर मान लो फिर भी डिस्प्यूट हो गए, लड़ बैठे सेंट्रल और स्टेट, तब जुडिशरी उनको सेपरेट करवाता लड़ना नहीं है। जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स जो होते हैं वो एम्पायर की तरह काम करते हैं, मीडिएट करते हैं दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। एट द एंड अगर आप समझोगे तो हमने इतने फीचर्स देख लिए। उसके बाद में एक और जो 6th फीचर निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि फाइनेंस जो होगा ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना काम करने के लिए पैसा चाहिए रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना काम करने के लिए पैसा चाहिए रहेगा, तो जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होंगे वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होना चाहिए। 7th फीचर जो है वो ये है कि फेडरलिज्म के डुअल ऑब्जेक्टिव है। एक तो वो हमारी कंट्री की यूनिटी को सेफगार्ड करता है, और फेडरलिज्म में जब आप पावर शेयर कर देते हो तो उससे क्या हो जाता है, रीजनल डाइवर्सिटीज को भी अकोमोडेट किया जा सकता है। इसके ऊपर जाए तो फेडरलिज्म के इंटरेस्टिंग मॉडल्स हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर मतलब छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं वो एक साथ आके एक बड़ा यूनियन बनाते हैं, और अपनी सोवरेनिटी को पूल करके एक बड़ा यूनियन बना के कलेक्टिव सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और वहीं पे एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है कि एक बड़ा यूनिट जो है छोटी छोटी पावर दे देता है अपने छोटे छोटे यूनिट्स को, और वो यूनिट्स को अपने साथ ही रखता है, पावर देके बोलता है कि ये लो पावर रख लो लेकिन साथ रहो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी पावरफुल। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी पावर ज्यादा रहती है। ये होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे कि इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। आगे बढ़ते हैं। फेडरलिज्म तो समझ लिया, अब ये समझना कि क्या इंडिया एक फेडरलिज्म है। आपने अच्छे बच्चे की डेफिनेशन देख ली, आप अच्छे बच्चे हो क्या, तो आप देखोगे कि मेरे अंदर वो फीचर्स है कि नहीं। सिमिलरली इंडिया में फेडरलिज्म को समझना है तो देखना होगा कि इंडिया में 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है। यस, चेक 1। जैसे आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो ओरिजिनली था ही कॉन्स्टिट्यूशन में। 1992 के बाद में लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड किया गया। अब क्या होगा कि डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्निंग द सेम सिटीजन, लेकिन उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन अलग अलग है कि नहीं। तो जी हां, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सारे मुद्दे आएंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, और उन पे लॉ बनाने का हक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होगी वो स्टेट लिस्ट में लिस्टेड है।
स्टेट लिस्ट के अंदर वही मुद्दे होंगे जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सारी चीजें। तीसरी लिस्ट भी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा वो प्रिवेल करेगा। और उसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट के एक और फायदा है कि एक रेसिडरी लिस्ट भी बनाई गई है, जिसमें वो सारे मुद्दे होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वगैरह। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था, फिर कहां से लिखोगे? तो बाद में जो भी इश्यूज आएंगे, जिन पे लॉ बनाने की बारी आएगी, नौबत आएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि हमारा फेडरलिज्म टिल्टेड है किस तरफ? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। इसीलिए उसे क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इंडिया को, जहां पे क्या देखने को मिलता है कि सारे स्टेट्स में बराबर पावर नहीं है, इसलिए तो हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। फाइन। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले क्या था? स्पेशल स्टेटस था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलता है कि कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस है। तो दिस प्रूव्स कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यूनियन टेरिटरीज भी होती है, तो जिन पे लॉ बनाने का पावर किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। इसके अलावा अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट बदलना है ना, तो वो एक तरफ से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बदल सकती है, 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहती है, स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए रहता है। साथ ही साथ अगर लड़ बैठे सेंट्रल और स्टेट, तो हमारे यहां भी वही चीज है कि जुडिशरी एक एम्पायर की तरह काम करती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, तो वो डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंस की बात आती है, तो जैसा फीचर में देखा था हमने, ठीक उसी तरह से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से पैसा इकट्ठा करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कहां से पैसा इकट्ठा करेगी। तो ये तो हो गया कि यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। लेकिन इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? गाड़ी होना और गाड़ी चलाना दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप जैसे देखेंगे, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजंस रखे, उसके बावजूद जब रियलिटी में चीजों को प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो हमने हमारी पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट करी है, जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए, गुजराती बोलने वाले लोगों को गुजरात, पंजाबी बोलने वालों को पंजाब, तमिलनाडु में तमिल बोलने वालों को एक साथ कर दिया, क्योंकि लोगों की डिमांड थी। शुरुआत में डर था कि कहीं से देश विभाजित ना हो जाए, लेकिन उससे बाद में प्रूव हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हुआ। हमने लैंग्वेज पॉलिसी, दूसरी चीज ऐसी अडॉप्ट करी कि हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया, सारी भाषाओं को समान रूप से ट्रीट किया। उससे फायदा यह मिला कि कोई एक भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति एलिनिएटेड फील नहीं करता था, जैसा श्रीलंका के केस में हमने देखा। 22 लैंग्वेजेस को हमने शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया, कोई नेशनल लैंग्वेज ना रखी। सेंटर स्टेट रिलेशन तीसरा हमारा टेस्ट रहा फेडरलिज्म के ऊपर, जहां पे पहले सेंटर और स्टेट की बनती नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे 1990s के पहले एक सिंगल पार्टी होती थी, और अगर किसी स्टेट में गलती से कोई दूसरी पार्टी की सरकार बन गई, बस रैगिंग लगना तय थी। और 1990s के बाद लेकिन क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक सिंगल पार्टी की सरकार ही नहीं बनती थी, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पार्टीज एक साथ आके कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती थी, गठबंधन की सरकार बनाती थी, तो जिससे सेंटर और स्टेट के रिलेशन सुधरे हैं। तो इन सारे तरीकों से हमें देखा कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का वो है डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। सिंपल भाषा में बताऊं तो जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो ही रही थी, उनसे भी पावर थोड़ी थोड़ी लेके लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है, वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। जरूरी इसलिए क्योंकि लोकल लेवल पे लोग बेहतर जानते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को रोज पकड़ सकते हैं कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है। और तीसरी चीज, उससे ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाके ये इंश्योर किया गया कि अब इलेक्शन हर 5 साल में हो। 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व की गई, और साथ ही साथ ये इंश्योर किया गया कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनवाया जाए जो लोकल लेवल पे इलेक्शन करवाए, और ये मैंडेटरी कर दिया गया कि पावर शेयर हो। और उसी के तर्ज पर एक रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनी, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कहते हैं। गांव के लिए रूरल लोकल गवर्नमेंट, गांव में एक ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायतें मिलके मंडल ब्लॉक या समिति बनाएंगी, और वो मंडल ब्लॉक समिति डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी रहेंगी वो सब मिलके जिला परिषद बनाएंगी। जिला परिषद चेयरपर्सन जिला परिषद को लीड करते हैं। सिमिलरली शहरों में आपको देखने को मिलता है कि म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और उनका हेड होगा मेयर। ये सारी चीजें बताती है कि इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे इफेक्टिव पावर आज भी डाइल्यूट नहीं हुई है, रिसोर्सेज के लिए आज भी क्रंच है, विमेन कैंडिडेट जो हैं तो उनके बिहाफ पे उनके हस्बैंड काम करते हैं। दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इस चैप्टर का फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।